दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सीआईएसएफ की यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, तो एक ऐसी फोर्स की इमेज आपकी माइंड में आएगी जो कि पैरामिलिट्री के अंदर बहुत ही हाई रेटेड है और बहुत ही डिमांडिंग फोर्स है। और आज के समय में ये जो फोर्स है, ये ना केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी कई देशों में अपनी सेवाएं देती है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो फोर्स है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे एचईसी रांची यानी कि रांची के अंदर एक प्लांट है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है। तो उसमें एक अग्निकांड हुआ और अग्निकांड भी बहुत ही बड़े लेवल का, यानी कि इट वाज ए मेजर फायर इंसिडेंट। और ये कब हुआ? ये हुआ 29 जनवरी 1964 को। ठीक है। जब ये अग्निकांड हुआ तो इस अग्निकांड की वजह से जान माल की बहुत बड़े स्तर पर क्षति हुई। क्षति होने के बाद ये देखा गया कि ना केवल वहां की प्रॉपर्टी बल्कि उसमें काम करने वाले काफी वर्कर भी इसके चपेट में आए। इसके बाद क्या था कि जब ये घटना घटी, उस दौरान उस प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी जो थे, उनके बीच में आपस में भी कुछ डिस्टरबेंस चल रहा था। ठीक है। और उस दौरान इस प्लांट की जो सुरक्षा का जिम्मा था, वो स्टेट पुलिस के हाथों में था। ठीक है। लेकिन जब ये वायलेंस हुआ तो जो पुलिस उसकी सुरक्षा में लगी थी प्लांट की, वो डाइवर्ट हो गई उस वायलेंस को रोकने के लिए। अब वायलेंस को रोकने के लिए पुलिस डाइवर्ट हुई, तो जो प्लांट की जो सिक्योरिटी थी, वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी इसके बारे में कई बार बहस चली। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए जुडिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बी मुखर्जी। इसके बाद क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन किया, जो कि जस्टिस बी मुखर्जी के द्वारा लीड की गई। और जस्टिस बी मुखर्जी कौन थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। अब कमीशन ने फिर अपनी क्या इसमें फाइंडिंग्स दी, क्या सजेशन दी? तो बी मुखर्जी कमीशन फाउंड ए सैबोटेज एज ए रीजन बिहाइंड द फायर। बी मुखर्जी कमीशन को क्या पाया कि ये जो प्लांट में मतलब अग्निकांड हुआ है, इसके पीछे का एक रीजन क्या है? सैबोटेज, यानी कि कुछ तोड़ फोड़ इस प्लांट के अंदर किसी के द्वारा की गई है। एंड रिपोर्टेड इनएडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन इंडस्ट्रीज एट लार्ज। और उसने ये बताया कि भारत के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है, उसकी बहुत बुरी हालत है। मतलब ना केवल इस इंडस्ट्री की केवल, बल्कि सभी जो इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर, उनकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही बुरी हालत में है। एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू जीओआई। और इसने अपनी ये रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और इसने साथ ही साथ ये सजेशन भी दिया था कि कोई एक ऐसी एजेंसी का गठन किया जाए जो कि फेडरली काम करे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करे, और जो देश के अंदर जो अपनी इंडस्ट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई प्रावधान किया जाए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिपोर्ट गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक्शन में आई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? द मैटर वॉज टेबल्ड एट लोकसभा ऑन 3 अक्टूबर 1964। ये जो मैटर था, ये लोकसभा में डिस्कस हुआ। कब हुआ? 3 अक्टूबर 1964 को। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड स्टील, तिरुभुवन नरेंद्र सिंह, assured the house that the suggestion of justice b mukherjee for setting up agency for industrial security under examination by government of india। जो उस समय के यूनियन मिनिस्टर थे त्रिभुवन नरेंद्र सिंह, उन्होंने ये एश्योरेंस दिया सदन को कि जो जस्टिस बी मुखर्जी ने अपना सजेशन या रिपोर्ट सबमिट की है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एग्जामिन की जा रही है, और उस पर जल्द ही कुछ ना कुछ कार्रवाई या उस पर जो भी एक्शन लिया जाएगा, जल्द ही जल्द लिया जाएगा। और एक्शन किस बारे में लेना था? फॉर सेटिंग अप एजेंसी फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। मतलब एक ऐसी एजेंसी को सेटअप करना था जो कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को देखेगी।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोट द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बिल 1964। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बिल लेके आई। कौन सा बिल लेके आई? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बिल। कब लेके आई? 1968 में। इन ऑर्डर टू मेटरलाइज द रिकमेंडेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग फेडरल गवर्न इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, और ये बिल इसलिए लाया गया कि जो बी मुखर्जी की जो रिकमेंडेशंस थी, जो बी मुखर्जी कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उनको मेटरलाइज करने के लिए, उनको ग्राउंड पर एस्टेब्लिश करने के लिए एक फेडरल गवर्न मतलब केंद्र से शासित होने वाली इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के संबंध में। द बिल बिकेम एन एक्ट ऑन 2 दिसंबर 1968। अब शुरू में क्या होता है, किसी भी सदन में कोई बिल पेश किया जाता है, जब उस बिल पे बहुमत मिलता है तो उसके बाद वो बनता है एक्ट। तो 2 दिसंबर 1968, 2 दिसंबर 1968 को ये बिल जो था ये एक्ट में तब्दील हो गया। अब एक्ट में तब्दील हुआ यानी कि वहां से सीआईएसएफ का गठन हुआ। और स्टार्टिंग में सीआईएसएफ की स्ट्रेंथ कितनी थी? 2800 पर्सनल, केवल 2800 बल सदस्य। और जब ये बिल को एक्ट में तब्दील किया गया तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी लगे अपोजिशन की तरफ से। स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन वर रेज्ड बाय अपोजिशन पार्टीज अगेंस्ट द क्लोज विच कन्फर्ड द पावर ऑफ अरेस्ट टू द पर्सनल ऑफ सीआईएसएफ व्हिच इज यूजुअली हेल्ड बाय स्टेट पुलिस। अब इसमें ऑब्जेक्शन क्या लगाए? जो अपोजिशन की पार्टीज थी उन्होंने बोला कि भाई आपने जो इनको अरेस्ट करने की पावर दी है सीआईएसएफ पर्सनल को, ठीक है, ये केवल राइट है स्टेट पुलिस का, तो ये पावर इनको नहीं दी जा सकती। इस तरीके से बोल करके ऑब्जेक्शन किया गया। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, सीएसएफ एक्ट जो 1968 है उसके आर्टिकल सेक्शन 11 के तहत राइट टू अरेस्ट है विदाउट एनी वारंट। ठीक है, जो सीएसएफ पर्सन कर सकते हैं अपनी ड्यूटी के दौरान। तो इसका ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन इस ऑब्जेक्शन को डिसमिस कर दिया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स विद्याचरण शुक्ला। तो विद्याचरण शुक्ला जो मिनिस्टर ऑफ होम थे, उनके द्वारा ये जो ऑब्जेक्शन थे इनको डिसमिस कर दिया गया, इन पर कोई भी कार्रवाई या इनको नहीं माना गया। अब सीआईएसएफ एक्ट तो बना 1968, लेकिन वो तो केवल एक स्टार्टिंग का एक्ट था जिसके तहत फौज का गठन हुआ। अब इसमें टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ अमेंडमेंट भी होने थे। तो पहला जो अमेंडमेंट सीआईएसएफ के एक्ट 1968 में हुआ वो हुआ 1983 में। अब इससे क्या बदलाव हुआ? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट द स्टेटस ऑफ आर्म्ड फोर्स टू सीआईएसएफ इन मार्च 1983। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सीआईएसएफ को एक आर्म्ड फोर्स का दर्जा दिया। कब दिया? मार्च 1983 में। ठीक है, अब उससे पहले क्या थी? उससे पहले जो सीआईएसएफ थी केवल एक कस्टोडियल फोर्स थी। मतलब आप किसी भी प्लांट प्रीमाइसिस में अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपकी जो जिम्मेवारी है केवल उस प्लांट की जो प्रॉपर्टी है उसको देख रेख करना है, ना ही आपके पास कोई रूल है और ना ही आप मतलब आर्म्ड फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आर्म्ड फोर्स की कैटेगरी में आने से क्या डिफरेंसेस हुए वो देखते हैं। तो काफी सारे डिफरेंस हुए, जैसे कि इट प्रोहिबिट्स सीएसएफ पर्सनल फ्रॉम बिकमिंग ए मेंबर ऑफ एनी एसोसिएशन। ठीक है, अब इससे क्या बदलाव हुआ कि आर्म फोर्स में आने के बाद जो सीएसएफ पर्सनल हैं वो प्रतिबंधित कर दिए गए कि आप किसी भी एसोसिएशन को ना तो गठन कर सकते हैं और ना ही उसके मेंबर बन सकते हैं। एड्रेसिंग और पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल गैदरिंग, ना ही आप किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में आप एड्रेस कर सकते हो, ना ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड कम्युनिकेटिंग विद प्रेस, और प्रेस के साथ भी आप कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। इसके अलावा द स्टेटस ऑफ आर्म्ड फोर्स बोर्ड द सीएसएफ अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 33 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे ही आर्म्ड फोर्स बनी तो आर्टिकल 33 के अंदर भी इसको आना पड़ा, मतलब आ गई। अब आर्टिकल 33 क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ना, वो सिविलियन के लिए। तो आर्टिकल 33 में क्लियर कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो टाइम टू टाइम पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एब्रोगेट कर सकती है, उसमें कुछ भी बदलाव कर सकती है। मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्रोगेट भी हो सकते हैं बाय पार्लियामेंट इफ नीडेड। अगर जरूरत है तो फंडामेंटल राइट को पैरामिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस के लिए खत्म भी किया जा सकता है। तो उस कैटेगरी में भी फिर सीएसएफ आ गई।
अमेंडमेंट एक्सटेंडेड पावर ऑफ फोर्स एंड इट बिकेम फ्रॉम ए कस्टोडियल फोर्स टू लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस फोर्स। अब जैसे कि आपको बताया था पहले क्या थी, कस्टोडियल फोर्स थी, लेकिन जैसे ही ये अमेंडमेंट इसमें हुआ तो उसके बाद ये क्या बनी, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस फोर्स बन गई। इसके बाद दूसरा अमेंडमेंट कब होता है, 1989 में। इसमें क्या हुआ, made it a duty of CISF personnel to protect and safeguard the employees of enterprises where it is deployed। अच्छा, पहले क्या था, इस एक्ट से सॉरी इस अमेंडमेंट से पहले क्या था कि सीआईएसएफ की ड्यूटी मात्र ये थी कि जिस भी प्लांट में या इंडस्ट्री में आप ड्यूटी करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना आपका काम होगा, ठीक है ना। लेकिन 1989 में ये अमेंडमेंट लाया गया कि जिस प्लांट में आप काम कर रहे हैं ना ओनली नॉट ओनली प्रॉपर्टी, आपको उसके एम्प्लॉयज की भी सुरक्षा देनी है। अब ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया, तो रीजन इसका ये था, द किडनैपिंग एंड किलिंग ऑफ एच एल खेरा। एक एच एल खेरा थे, उनको किडनैप किया गया था, वो जीएम थे हिंदुस्तान मशीन टूल्स के, ठीक है ना। हिंदुस्तान मशीन टूल्स के एक जीएम थे एच एल खेरा, उनको किडनैप किया गया बाई मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट, स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट के मेंबर्स के द्वारा ऑन 10 अप्रैल 1989 को, ठीक है ना। 10 अप्रैल 1989 को उनको किडनैप किया गया और 4 दिन बाद उनको मतलब उनकी जो बॉडी थी, मृत बॉडी थी, वो पाई गई। तो द सीएसएफ वाज डिप्लॉयड एट दिस इंस्टॉलेशन, और बात ये है कि सीआईएसएफ ही उस टाइम पे उस प्लांट की सिक्योरिटी में तैनात थी। इसके बाद सीएसएफ अमेंडमेंट एक्ट 1999, इसमें क्या हुआ, दिस एक्ट इनेबल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंट्रस्ट any other duty to the CISF by changing section 3 titled constitution of the force। देखो इसमें क्या है कि सेक्शन 3 जो हमारा 1968 एक्ट का जो है, उसमें कंपोजिशन ऑफ फोर्स है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स। अब फोर्स में क्या, 3 ब्रांच का केवल जिक्र किया गया है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच होगी, मिनिस्ट्रियल ब्रांच होगी और फायर ब्रांच होगी, ठीक है। और उसी के तहत उनके जो काम है, जो उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है या जो भी उनका जो कैटेगरी है उसको डिवाइड किया गया है। लेकिन इस एक्ट के तहत इसके अलावा भी जरूरत पड़ने से कोई भी काम सीआईएसएफ को दिया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एडिंग न्यू सेक्शन 14A। अब ये जो 14A सेक्शन है ये भी सीआईएसएफ अमेंडमेंट एक्ट 1999 में जोड़ा गया। 14A क्या है कि प्रोवाइडिंग टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, कि आप टेक्निकल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनको, ठीक है। इसके बाद अमेंडमेंट एक्ट 2009, इसमें क्या हुआ, आफ्टर ए सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक इन मुंबई इन नवंबर 2008 एट ताज एंड ओबराय होटल, सीआईएसएफ सिक्योरिटी एक्सटेंडेड टू प्राइवेट सेक्टर। अब आप लोगों ने देखा होगा 2008 में मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। अब उनमें किसको टारगेट बनाया गया था, ताज होटल एंड ओबराय होटल को, ठीक है। दोनों ही प्राइवेट इंडस्ट्री में है। तो ये देखा गया कि जितना खतरा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को है उतना ही खतरा प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी हो सकता है। तो उसके चलते पहले क्या था, सीआईएसएफ केवल जो सरकारी उपक्रम है उन्हीं को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2009 के बाद क्या हुआ, इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद, कि प्राइवेट सेक्टर में भी सीआईएसएफ की सिक्योरिटी दी जा सकती है ऑन रिक्विजिशन। और 2008 ही में ही एक बॉम्बिंग हुई इंडियन एम्बेसी पे। वो इंडियन एम्बेसी कौन सी थी, काबुल, ठीक है ना। 2008 bombing of Indian embassy in Kabul also persuaded the government of India started deploying CSF outside country, ठीक है। इससे पहले क्या था, सीआईएसएफ केवल इंडिया के अंदर ही अपनी ड्यूटी देगा, अपनी सेवा देगा। लेकिन 2008 में जब इंडियन एम्बेसी पे काबुल में बॉम्बिंग हुई तो फिर ये देखा गया कि नहीं, सीआईएसएफ को आउटसाइड कंट्री भी डिप्लॉय किया जा सकता है। और आज के टाइम में सीआईएसएफ जो है कई बाहर के देशों में डिप्लॉय होती भी है। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन चैप्टर था सीआईएसएफ के बारे में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआईएसएफ के जो एक्ट हैं
उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। दूसरा, इसके जो रूल्स हैं जो 2001 में लिखे गए, वो रूल्स क्या क्या हैं एक्ट के बिहाफ पे जो लिखे गए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप CISF LDC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।